हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कुंज इंग्लिश 01। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट तो बिल्कुल करेगा, भूलेगा नहीं इसके लिए। चलिए हम आपको यहाँ पर बता दें, आज का जो हमारा चैप्टर है वो आपको बिहार बोर्ड का जो 12th क्लास है उसमें हिंदी का जो बुक है दिगंत भाग 2, और उस दिगंत भाग 2 का जो दूसरा चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है उसने कहा था। और उसके जो लेखक है वो लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और हिंदी का इनको पुरोहित भी कहा जाता है, पंडित के रूप में इनको व्याख्या किया जाता है। यानी हिंदी के का बहुत अच्छे जानकार कबीरा के लेखक रहते हैं। और इन्होंने 1915 में ये कहानी लिखा था, उसने कहा था। 1915 का जो साल था उस 1915 के साल में इनका ये कहानी प्रकाशित हुआ था, उसने कहा था। और ये कहानी जो है वो बचपन के बिछड़े हुए प्यार को हो, और उस प्यार के लिए जो अंतिम समय तक जो आदमी कुर्बानी देता है, कुछ इस तरह से आधारित ये कहानी है, जिसके बारे में हम आपको व्याख्या करेंगे। फिलहाल थोड़ा हमारा जो लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, क्योंकि एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, जो जिस टाइप से पूछा जाता है, उसके लिए हम आपको टॉपिक वाइज थोड़ा सा दे दिए, जो इस तरह से याद करना थोड़ा आसान हो जाएगा, इजी वे में। इनमें देखेगा इनका जन्म स्थान। अब गुलेरी साहब का जन्म स्थान है 7 जुलाई 1883। याद रखिएगा, ये आज जन्मदिन, इनका जो जन्मदिन कब है? 7 जुलाई 1883। और इनका जन्म हुआ था जयपुर राजस्थान में। लेकिन जयपुर राजस्थान में जन्म हुआ, लेकिन रहे वहां पर नहीं, इसलिए यहाँ पर इनको निवास स्थान मैंने क्लियर कर दिया कि जन्म स्थान था इनका जयपुर राजस्थान में। लेकिन जन्म लेने के बाद ये अपने पिताजी के साथ सेटल कहाँ हो गए? कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। और वहीं इनका जो है क्या कहते हैं बचपना, मतलब यूं कहो इनका निवास स्थान वही रहा। उसके बाद इनकी मृत्यु जो है वो 12 सितंबर 1922 को हो गई। याद रहना चाहिए, मृत्यु कब हो गई? 12 सितंबर 1922। और इनके पिताजी का नाम पंडित शिवराम थे, और ये संस्कृत के भी एक अच्छे ज्ञाता थे। याद रहना चाहिए कि हिंदी का ही नहीं, ये संस्कृत का भी बहुत अच्छे ज्ञाता थे। और इनका जो शिक्षा है ना वह 1899 में इलाहाबाद और कोलकाता दोनों जगह से इंटर, मैट्रिक और इंटर जो दोनों का कहता है, वो दोनों का शिक्षा आपको इन्होंने पूरा किया था। और 1903 में इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री लिया। याद रहना चाहिए, 1903 में इन्होंने क्या किया था? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक का डिग्री लिया। उसके बाद ये जो है 1904 में जो जयपुर के जो राजा थे ना जय सिंह, उसके अभिभावक के रूप में, अभिभावक तो समझ जाइएगा गार्जियन के रूप में, वो गार्जियन के रूप में कॉलेज में गए, और कॉलेज में यहाँ पर क्या कहते इलाहाबाद में रहे, वहां पर उनका अभिभावक बन के रहे। और कुछ दिनों के बाद वो 1916 में संस्कृत विभाग के वो अध्यक्ष बन गए। जहां पर ये अभिभावक बन के गए थे, वहीं पर ये 1916 में क्या बन गए? संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बन गए 1916 में। अब इनकी जो रचनाएं तो बहुत सारी है, बहुत उतना सारे पढ़ना है तो बुक्स वगैरह में दिया हुआ है ज्यादा है। हम आपको इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं का हम आपको यहाँ पर वर्णन किए हैं, जैसे सुखमय जीवन। अब सुखमय जीवन का प्रकाशन किया गया था 1911 में। ऐसा इसलिए हम डाल दिए हैं क्योंकि परीक्षा में क्वेश्चन ऐसा डाल सकता है कि सुखमय जीवन कब प्रकाशित हुआ था, या सुखमय जीवन का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, ऐसा भी ऑब्जेक्टिव में डाल देगा। तो वहां पर याद रहना चाहिए सुखमय जीवन का प्रकाशन कब हुआ था? 1911 में। और फिर था बुद्ध का कांटा। क्या है? बुद्ध का कांटा, ये भी प्रकाशित हुआ 1911 में। और अभी जो वर्तमान में हम लोग पढ़ रहे हैं उसने कहा था, उसका प्रकाशन किया गया था 1915 में। और निबंध में जैसे हम यहाँ पर लिखे कछुआ धर्म, मोसी मोही, कछुआ जी कछुआ पुरानी, ऐसे बहुत सारे याद इन्होंने निबंध लिखा, आप जो वहां पर देख लेंगे। अब जब हम इस चैप्टर में आते हैं तो इस चैप्टर में आपको देख लीजिए, पहला जब आपको सीन दिया जाता है, पहला दृश्य, चूंकि आपको दृश्य बाय दृश्य डिवाइड किया गया है। पहला दृश्य में कहानी का सीन आता है जिसमें लेखक का जो मेन हीरो है लहना सिंह,
ये जो लाना सिंह है, इस कहानी का हीरो समझो सलमान खान कहो चाहे शाहरुख खान कहो, ठीक है। हाँ, इस सिनेमा का सलमान खान यही है भाई, इस कहानी का। अब इस लाना सिंह क्या रहता है, बचपन की इसकी कहानी है। जब इसकी उम्र 12 साल 14 साल के आसपास में हुआ करता था, 12 साल का उम्र में, और लड़की का उम्र वही आती है 10 साल के आसपास में बताया गया, 8 साल 10 साल के रेंज में बताया गया उम्र। उस समय दोनों अपने मामा यहाँ गया रहता है, मामा के घर आगरा अमृतसर में है, वहां पर अमृतसर में कहा जाता है। वो दोनों आदमी क्या कहते हैं, अपने मामा के घर गया रहता है आगरा में, दोनों का अपना घर अमृतसर पंजाब में। तो आगरा में जो गए रहते हैं ना, तो वहां पर लेखी आदि जो लाना सिंह जिस लड़की से मिलते हैं, वो लड़की भी अपने मामा के लिए दही लेने जाते हैं, और ये लड़का भी मिठाई वाले की दुकान पर सामान लेने जाता है। जब वो सामान ले रहा होता है दुकान पर, उसी समय एक पुराने जमाने का इक्का गाड़ी वाले, बैल चलाने वाले जो रहते हैं, एक घोड़ा वाला गाड़ी जो रहता है, वो गाड़ी चलाने वाले, और वो दूर दूर से लंबी लंबी, मतलब गांव समाज में जिसे सुनते होइएगा, जैसे अपना गांव समाज में जो पुराने जमाने में बैलगाड़ी चलता था, तो बैलगाड़ी का जो पहलवान होता था, चलाने वाले को पहलवान बोला जाता है। तो वो बड़े जोर जोर से चिल्लाता था बैल को, चल बाबू दौड़ो, चलो तो थोड़ा नानी का ब्याह करा दे बाबू, इस टाइप को सब डीके हाँकता था। इस तरह से उसको जो है नई नई बातें करता, जिससे बैल में वो अपना वो जोश आए और बैल तेजी से चले। ऐसे ही वो कुछ इक्का गाड़ी वाला रहता है, इक्का गाड़ी वाले चलते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि हट जा जाती जग मुंह मोइये, हट जा प्यारी मोइये, मेरे गाड़ी के नीचे आ जाएगी, मर जाएगी। इस तरह से बहुत सारे उपमाएं वो देते हुए चलते रहता है। वो गाड़ी का जो तेज रफ्तार रहता है इक्का गाड़ी का, उसके नीचे वो लड़की आने वाली रहती है। तो वो लड़का यानी लाना से जाकर के उस लड़की को वहां से इक्का गाड़ी से बचा लेता है। और वहां पर सारे लोग उस इक्का गाड़ी वाले को, माने जो बात होता है, डांट होता है, आप समझ ही सकते हैं, वो डांटते हैं। उसके बाद वो वहां से गाड़ी वाला चला जाता है। दोनों वहां पर दुकान से अपना अपना सामान लेता है, और वहीं पर दोनों का परिचय होता है और बात होता है। तब वो पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या आई, कहाँ आई हो? तो यहाँ पर मैंने लिखा है अंतर सिंह। ये लेखिका आदि, वो लड़की जो, उस लड़की का मामा का नाम है अंतर सिंह। अतर सिंह उसका नाम है अतर सिंह, जो उसके ले आती लड़की का क्या है, मामा। इसी अतर सिंह के लिए वो, इसका कोई कैरेक्टर नहीं, कोई रोल नहीं है, इसलिए मैंने इसके जाते इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते। इसका कोई चरित्र नहीं, कोई सीन नहीं है, कोई नहीं, सिर्फ उसके नाम का यूज किया गया है। वो लड़की सिर्फ बोलती है कि मैं अपने मामा अतर सिंह के यहाँ पर आया हूँ और मैं उन्हीं के बंगले पर रहता हूँ। तो लेखक लाना सिंह भी बताता है कि मैं भी अपने मामा के यहाँ पर ही आया हूँ। और जब थोड़ा आगे बढ़ता है तो लाना सिंह उस लड़की से पूछता है, तेरी कुर्माई हो गई है? और जब वो तेरी कुर्माई हो गई है कहती है, जिसका मतलब होता है क्या तुम्हारी सगाई हो गई है? ये बात जब वो सुनती है तो लड़की शर्मा जाती है और शर्म के मारे कुछ नहीं बोल पाती है और धक कर वहां से आगे बढ़ जाती है। और उसके बाद कई एक दिन कभी सब्जी वाले की दुकान पर, कभी फल वाले की दुकान पर, कभी दूध वाले की दुकान पर, अलग अलग जगह पर मिलता दोनों। और हर बार वो लाना सिंह यानी लड़का एक ही बात पूछता, क्या तेरी कुर्माई हो गई है? इस पर लड़की पहले के जैसा ही वो धक करती और शर्मा के आगे बढ़ जाती। एक दिन लाना सिंह यानी वो लड़का जो रहता है, फिर से मुलाकात होता है और फिर से वो वही क्वेश्चन पूछता है, जिस पर वो लड़की यूं कहो खिलाकर गुस्सा होकर वो ऐसे ही बोल देती कि हाँ कुर्माई, मेरी कुर्माई हो गई है। तो लड़का पूछता कि कब हुई है? तब वो जवाब देता है कल ही रात को हुई है। देखता नहीं है रेशम वाली दादी साल ओढ़े हुए हैं, साल ओढ़ी रहती है रेशम का, और वो दिखाते हुए बोलती है कि देखता नहीं है मैं रेशम वाली साल ओढ़ी। इस पर लाना सिंह का दिल टूट जाता है। आप लोग समझ ही सकते हो कि आप जिसको बचपन से प्यार करो, बड़े शिद्दत के साथ आप उसका पीछा कर रहे हो, न जाने 10 दिन उसका पीछा करो, और जब दिल का अरमान व्यक्त करने का समय आए तब पता चले कहीं वो और सेटिंग हो गई है तो समझ सकते हैं कि आपके दिल पर क्या बीतेगा। बस कुछ ऐसा ही बेचारे लाना सिंह के दिल पर भी बीता। वो बेचारे यहाँ से गुस्सा के मारे वहां से चल दिया, और जाते समय रास्ते में न जाने कितना कांड किया। घटना नहीं कहो, कांड कहो, वो कितना कांड किया। और वो कांड क्या क्या किया सो जरा सुनिएगा।
रास्ते पर एक वैष्णवी यानी कि एक महिला नहा धोआ के पूजा पाठ करने जा रही है कि भगवान के पूजा उजा करे। वो भागा जाके ओकरा से टकरा गया और पूजा के थाली उली गिरा दी। वो वहां से 2-4 वो आशीर्वाद सुनी। अब महिला को तो जरूर करती हो, अपना अगर बिहार में हो तो कहेगा भगला ने पुतरा का फुट्टा पता नहीं कदर कर, ठीक है। दिल्ली वगैरह में रहेगा तो हरामी कुत्ता फला जला, जहाँ वो 10 तरह के गालियां उसको सुनने को मिलता। बस ऐसे बेचारे लाना सिंह को वहां पर गाली सुनने को मिल गया। एक कुत्ता बेचारा आराम से बैठा हुआ था, उस पर एक ईंटा उठाकर कुत्ता को मार दिया, जिस बेचारे का कोई गलती नहीं। अरे भाई तुम्हारा दिल टूटा है तो दिल तोड़ने वाले को मारो ना, बेचारे कुत्ते को क्यों मारा? इस बेचारे ने तो कुछ नहीं बिगाड़ा। अच्छा, फिर उसके बाद वहां से थोड़ा और आगे बढ़ा तो एक रेहड़ी वाला था। गांव में होता है, देखते होइएगा, चना जोड़ गरम सम पापड़ी सब बेचने वाला, जो एक लकड़ी का छोटा सा बनाया रहता है बांस के टाइप का, उस पर रखता है। तो वैसे हाँ, वो जो कान में टांग के हाँ बाइस्कोप वाले के टाइप का वो भी रहता है। तो वो बेचारा बेच के आते रहता है। वो क्या करता है, उसका वो ठेला मतलब जो भी रहता है वस्तु खाना बेचने वाला, उसको गिरा देता है। उसके बाद दूध वाले जो दूध माने बेचने जा रहा था, उसका दूध का ड्राम लेकर सब्जी वाले को उछल देता है। और गिरते पड़ते नाला में गिरते पड़ते बेचारा कहाँ पहुंचता है? अपने घर पहुंचता है। और उसके बाद वहां से वो अपने गांव लौट जाता है, क्योंकि उसकी प्रेमिका बोल देती है कि अब हम कहाँ चले जाएंगे? अपने गांव चले जाएंगे। तो वो बेचारा भी अपने गांव को चला जाता, फिर दोबारा कभी उस गांव में लौट कर। अब ये था पहला दृश्य, पहला भाग, जिस पहला भाग में दोनों के बचपन का सीन दिखाया गया था। अब जो दूसरा भाग है, उस दूसरा भाग में सीन शुरू होता है एक चौकी से, पुरुष चौकी से, जहां पर लहना सिंह बड़ा हो गया, सियाना हो गया है, बाल बच्चेदार की उम्र में पहुंच गया है। ये इसमें मैं कहीं बोधा आए हैं, वजियादी बोधा सिंह लिखा हूं। ये बोधा सिंह जो लहना सिंह का जो गर्लफ्रेंड थी, समझ रहा है ना? गर्लफ्रेंड के बाल बच्चा है, लेकिन लहना सिंह के द्वारा नहीं हुआ, सूबेदार जी के द्वारा ऊपर शादी हो गया सूबेदार जी से। अब ये वह सूबेदार है जिस सूबेदार के अंदर में लहना सिंह काम कर रहा है, ठीक है। चलिए अब क्या हुआ? अब ये उस सिर पर है, जर्मनी में बैठा हुआ है, जर्मनी सिपाही से लोहा लेने के लिए कहीं दूसरे देश में बैठा हुआ है। एक खंदक यानी कि एक कैंप का सीन दिखा रहा है, जिस सीन में वहां पर सारे लोग बैठे और बात करता है कि पता नहीं कब से हम लोग यहाँ पर बैठे रहे, यहाँ पर बैठे हुए हैं, कभी लड़ने के लिए मौका देता तो लड़ते। अरे बैठा हुआ घोड़ा, बिन लड़े घोड़ा और बिन लड़े सिपाही या बिन फेरे घोड़ा कभी भी कंट्रोल में लगाम में नहीं रहता। इस तरह का आपको लैंग्वेज का यूज किया गया कहानी में, कि बिना लड़े सिपाही और बिना फेरे घोड़ा हमेशा उड़ंधी होता है। तो यही पर सब लाना सिंह बोआती क्या कहते हैं कि यहाँ पर होगा वजीरा सिंह, ये सब एक जगह रहता है और सब आपस में चर्चा करते हैं। और वहां पर सुआती क्या कहते हैं, सूबेदार हजारा सिंह भी रहते हैं। वो सब आपस में चर्चा करते और सूबेदार हजारा सिंह कहते हैं कि साहब इसको अगर लाना सिंह को अगर युद्ध लड़ने जब जा रहा था, अगर इसको रोका नहीं गया होता तो पता नहीं वो दौड़ते लड़ते लड़ते कहाँ पहुंच जाता, बर्लिन में पहुंच जाता। तब सूबेदार साहब कहते हैं कि युद्ध जो है, सिपाही जो है, युद्ध जो है हम लोग नहीं लड़ते हैं, सिपाही नहीं लड़ता है, वो बड़े साहब के आदेश से लड़ा जाता है। वो लोग बड़े पढ़े लिखे होते, मतलब ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, बड़े दूर की सोचते हैं, और हम लोग सिपाही थोड़ी दूर की सोचते हैं, इसलिए उनके मना करने पर ही तुमको पीछे वापस बुलाया गया। उसके बाद छुट्टी की भी बात होती है, तो उसमें सूबेदार साहब बोलते हैं लहना सिंह को कि 2-4-5 दिन के तो बीत ही गया है, 2 दिन की और बात है, 2 दिन और बीत जाएगा तो तुमको तुम्हारा छुट्टी मंजूर होगा, दूसरा पलटन यहाँ आ जाएगा और तुम्हारा छुट्टी मंजूर होगा और तुम यहाँ से जाओगे, घर जाओगे अपने आते। क्या कहते हैं, उसके भाई रहता है कीरत सिंह, उसका चचेरा भाई है कीरत सिंह। वो कहता है कीरत सिंह का कई चिट्ठी भी आता है तुम्हारे पिताजी का, जाना वहां पर मुलाकात करना। उसके बाद वो सीन वहीं पर खत्म हो जाती है। उसके बाद जो अगला सीन आता है, उस अगला सीन में कहा जाता है लहना सिंह को कि तुम्हारी छुट्टी मंजूर हो गई है। जिस पर लहना सिंह कहता है कि हमारी छुट्टी मंजूर क्यों हुई है, हम तो भैया गांव जाना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो भाई है कीरत सिंह, हमारे चाचा, वो ये बोलते हैं कि तुम अब जमीन सारा ले लो, लेकिन मैं जमीन लेकर क्या करूंगा, मैं चाचा को बोल रखा हूं कि वो जमीन किसको दे दो, कीरत सिंह को दे दो, लेकिन वो सुनने का नाम नहीं लेते, इसीलिए लहना सिंह कभी घर जाने को तैयार नहीं है। लेकिन सूबेदार साहब वहां पर बताते हैं कि देखो
तुम्हारे जो चाचा है वो मरने वाले हैं, उसका अंतिम समय है, और उस अंतिम समय में उनका वो तुमसे मिलना चाहते हैं, इसलिए तुमको वहां पर जाना चाहिए। थोड़ा इसका बीच का एक और सीन हम आपको बता दें, कहीं इसमें ऑब्जेक्टिव आ जाए, इसलिए हम बता ही देते, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं भी कहीं ऑब्जेक्टिव पूछ से। उससे पहले जब वो जो दोनों सब आदमी जो खंडक में रहता है कैंप में, उस समय ये जो है आपको बोधा सिंह, जो इसका प्रेमिका का बेटा है, वो बहुत यंग लड़का रहता है, नवयुवक लड़का रहता है, वो भी उसी टोली में, उसी टीम में रहता है, उसी कैंप में रहता है। तो उसको एक फीवर लग जाता है, बुखार लग जाता है। बुखार लग जाता है तो उसका अपना भी कपड़ा और लहना से पूरा अपना कपड़ा उसको उठा देता है। आप पूरा ख्याल रखता है, पर वहां अपने सुतने वाले जगह पर उसको सुला देता है। फिर भी वो ठंड से कांप रहा होता है, तब लहना से अपना जैकेट खोलकर भी दे देता है, और वो कहता कि फिर तुम क्या ओढ़ोगे, तो कहता कि मेरे लिए है। तब वहां पर ये सूबेदार हजारा से जाके कहता है कि क्या लाना सिंह तुम झूठ बोल रहे हो, कौन सा कपड़ा तुम्हारे पास है, कौन सी गोरी में तुमको कपड़ा भेजा है, बस तुम अपना जान गंवा दोगे। तब वो कहता कि तुम ये बात को नहीं समझोगे, भैया प्यार की बात है, दिल की बात है, वो क्या वो बेचारा दिल की व्याख्या कर भी नहीं सकता था, तो वही कहता तुम यह बात नहीं समझोगे, और ये कहकर बात को वहीं पर खत्म कर देता है। और बोधा सिंह का जो ड्यूटी होता है, ड्यूटी आवर होता है, वो अपना ड्यूटी भी करता है और बोधा सिंह का भी ड्यूटी करता है। अब इसमें एक चर्चा आया है फिरंगी मेम का, मैं कहीं लिखा हूँ यहाँ पर फिरंगी मेम, हाँ इसकी भी चर्चा समझ लीजिए। फिरंगी मेम का चर्चा वहीं पर थोड़ा चलता है, जब आपस में सब बैठा रहता है सब चर्चा करते रहता है। फिरंगी होगा, अच्छा भाई फिरंगी मेम है। इस फिरंगी मेम की क्या कहानी है, कुछ खास इसका रोल नहीं है। वहां जहां पर ये लोग युद्ध करने गए हुआ है ना, वहां की एक महिला है जिसका अपना सेब फल फूल का एक बगीचा है, बाग है। जिस बगीचा बाग में ये लोग छुट्टी बिताने जब जाता है तो इन लोगों को खूब सेब फल फूल देता है खाने के लिए। एक बार वो फिरंगी मेम लाना सिंह को दे दिया सिगरेट पीने के लिए, तो ये नाराज हो गया, क्योंकि भैया पंजाबी सिख जो है कभी भी सिगरेट नहीं पीता है। जब नाराज होकर वहां से मतलब वहां से जब चला आया, तब सूबेदार हजारा सिंह को वो फिरंगी मेम कहती है, लगता है मेरा राजा शायद नाराज हो गया है, रूठ के चला गया है, मेरे लिए शायद युद्ध नहीं लड़ेगा। अब राजा का मतलब तू सब यहाँ समझ लेगा आशिक प्रेमी, तो यहाँ आशिक प्रेमी नहीं है, वहां पर यह दिखाया हुआ है। वो कहती है कि वो अपना मुल्क छोड़कर मेरे मुल्क में मेरे देश के लिए लड़ने आए हैं, ये हमारे लिए कम बड़ी बात नहीं है। हमारे लिए तो वो क्या है, राजा है, और उसका सेवा करना हमारा क्या बनता है, धर्म बनता है। और उस फल फूल के बदले कोई मुआवजा वगैरह वो मतलब पैसा जो भी होता है वो पैसा नहीं लेती है। ठीक है, चलिए अब आइए, अब वहां से दोनों का छुट्टी मंजूर होता है, मतलब छुट्टी पर ही पूरा पलटन टीम को भेजा जाता है, और वहां पर कहा जाता है कि छुट्टी के बाद आपको द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध, उसी द्वितीय विश्व युद्ध की लड़ाई के बारे में बात करता है। प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध 1415-16 में चला था, प्रथम विश्व युद्ध की, तो उसी प्रथम विश्व युद्ध की बात ये कहता है कि उस विश्व युद्ध में इसको अंग्रेज की तरफ से लड़ने जाना था। अंग्रेज भी उस युद्ध में कूद गया था, तो अंग्रेज की तरफ से, क्योंकि भारत जो था उस समय अंग्रेजों का क्या था, गुलाम था, उपनिवेश था, तो वो लड़ने का जब तैयार हुआ था, हमारे सिपाही भी वहां पर जाने का उसको आदेश मिला। तो उस आदेश के कारण पूरे इसके बटालियन को छुट्टी दिया गया, जिसमें सूबेदार साहब जो जिसके अंतर्गत में रहता है वो सूबेदार साहब को भी छुट्टी मिलता है और इन लोग को भी छुट्टी मिलता है। ये लोग अपने गांव जाते हैं, गांव जाते अपना वहां पर जाते हैं, तो इनके चाचा तो पहले से मर गए रहते हैं। तो जाने समय वो साथी जो इनके सूबेदार साहब उनको बोलते हैं कि लाना तुम जब जाते हो तो तुम्हारा घर तो मेरे घर के ही रास्ते में है, जब उधर से आना तो हमसे मिलते चलना, दोनों आदमी साथ चलेंगे। इस पर लाना सिंह हामी भर देता है और वहां से चला जाता है। जब वो गांव से लौट कर जब आता है तो सूबेदार साहब के घर जाते हैं। जब सूबेदार साहब के घर जाते हैं तो वहां सूबेदार साहब और क्या कहते हैं कि बोधा सिंह दोनों रहते हैं। तो जब चलने को तैयार होते हैं तब सूबेदार साहब कहते हैं कि लाना मेम साहब तुमको बुला रही है। अब मेम साहब तुमको बुला रही है, ये बात सुनकर लाना सिंह को काफी आश्चर्य होता है कि भाई मेम साहब हमको पहचानती कैसे हैं, न कभी हम लोग एक कैंप में साथ रहे, मतलब महिला कोई साहब का तो घर वाली भी कोई कैंप में नहीं रही, और जब कैंप में नहीं रही तो हमको पहचानी कैसे। फिर भी इसी वहां में वो बेचारा अंदर गया। जब अंदर गया तो इससे पूछा
तो ये लहना सिंह उसको पहचानने से इनकार करता है कि हम आपको पहचानते नहीं है। तब जाकर ये लड़की कहती है बोधा की माँ, तेरी कुलमाई हो गई है। जब ये बात सुनता है तब इसको अपने बचपन की सारी बात याद आती है। जब वो बचपन की सारी बात याद आती है तब वो वहां पर बात करती है और वो लड़की वहां पर बोलती है कि मेरा तो किस्मत फूटा है कि पति भी फौजी में और मेरा बेटा जो उम्र नहीं है वो भी कहाँ चला गया है, फौजी में चला गया है। अब ये युद्ध पर जा रहा है, पता नहीं वहां पर क्या होगा। उससे वचन लेती है लहना सिंह से कि तुम मेरे पति और मेरे बच्चों की क्या करोगे, रक्षा करोगे, देखभाल करोगे। इस पर जब युद्ध में जाता है तो युद्ध में जब युद्ध कैंप पर आता है तो वहां पर जिस समय जहां पर आता है वहां पर युद्ध तो होता नहीं है, लेकिन दूर दराज पर युद्ध चल रहा होता है जिसकी आवाज इसको यहाँ पर सुनाई दे रहा होता है। और ये लोग को भी युद्ध लड़ने का बहुत अंदर से उतावला होता है कि हम लोग भी युद्ध लड़े। अचानक कहीं से सूचना मिलता है, मैं यहाँ पर लिखा हूँ लेफ्टिनेंट साहब, इसी लेफ्टिनेंट साहब का सूबेदार साहब को सूचना मिलता है कि भैया अपनी टीम को लेकर के 6-7 आदमी को यहाँ छोड़ देना है और बाकी टीम को लेकर के आगे जो है माने रास्ता उस रास्ते से आगे बढ़ के जो जंगल है जंगल को उस पार जाना जहाँ पर लड़ाई हो रही है वहां पर माने 70-75 के संख्या में जर्मन सिपाही छिपे हुए हैं, उसको क्या करना है, मारना है, यानी उससे युद्ध करना है, खत्म करना है। ये सूचना पाते हैं। इस पर सूबेदार साहब 7-8 को यहाँ पर छोड़ करके अब बाद बाकी पूरे टीम को लेकर के उससे युद्ध के लिए आगे चल देते हैं। उनके जाने के बाद लेफ्टिनेंट साहब वहां पर पहुंचते हैं। जो लेफ्टिनेंट साहब आते हैं तो लेफ्टिनेंट साहब क्या व्यवहार दे करके थोड़ा लहना सिंह को शंका होता है, उसका बात व्यवहार दे करके। फिर उसके बाद वो क्या करता है कि लहना सिंह को सिगरेट देता है पीने के लिए। लेफ्टिनेंट साहब के साथ लहना सिंह 4 साल 5 साल काम किए हुआ, इसलिए लेफ्टिनेंट साहब अच्छी तरह से लहना सिंह को जानता है और लहना सिंह अच्छी तरह से लेफ्टिनेंट साहब को जानते हैं। तो ये बात से लहना सिंह को काफी आश्चर्य होता है कि आखिर जब वो जानते हैं कि मैं सिगरेट नहीं पीता हूं तो फिर ये मुझे सिगरेट क्यों दे रहे हैं। तो सिगरेट के बहाने जो माचिस जलाते हैं तो माचिस के तीली में उनका चेहरा देख लेते हैं, जैसे इसकी शंका जो है कंफर्म में बदल जाता है कि ये पक्का लेफ्टिनेंट साहब नहीं है। लेकिन इस बात को वो कंफर्म करने के लिए उससे वो बातचीत करने लगते हैं और बातचीत करते करते बोलते कि साहब याद है जब हम लोग युद्ध करने जाते थे तो किसी जगह का नाम बता दो, वहां पर पोस्टिंग थे, तो हम लोग शिकार करने जाते थे। तो लेफ्टिनेंट साहब कहता हाँ हम लोग जाते थे शिकार करने। तो कहता हम लोग नील गाय के शिकार करते थे, लहना सिंह बोलता है। तो लेफ्टिनेंट साहब कहता है हाँ 2.5 फीट का सिंग रहता था। याद रखो नील गाय को कोई सिंग नहीं होता है। ये कहता है क्या फीट के है, 3 फीट 4 फीट का सिंग रहता है। और उसको हम अंग्रेज के आते इंग्लैंड में भेजे तो वो हमारे आज भी घर में टंगा हुआ है। तब कहता है याद है साहब, खां साहेब जब हम लोग जा रहे थे, हमारी टोली जब जा रही थी तब खान साहब रास्ते के मंदिर में नमाज पढ़ने चले गए थे। तो कहता है हाँ हमको याद है। अब बताओ खान साहब मंदिर में नमाज पढ़ने जाएंगे? खान साहब कब से मंदिर में जाने लगे? मतलब हर बात वो उल्टा टाइप इस तरह से पूछने लगे और इस तरह से उसको पूरा कंफर्म हो गया कि ये पक्का लेफ्टिनेंट साहब नहीं है। अब वो यहां से गया और वो अपने जो दोस्त थे वो दोस्त को माने वहां पर जो अन्य सिपाही थे उसको जाकर बोला कि तुम जाओ वहां से सूबेदार साहब को वहां से जल्दी वापस लाओ, हमारे साथ धोखा हुआ है। जो सोया रहता है हजारासी के पैर में टकराता है तो कहता है क्या कयामत आ गई है, तुम लोग सोने भी नहीं देता है। तो कहता है कयामत ही नहीं, कयामत के रूप में मौत आई है, जाओ उठो जल्दी आदि सूबेदार साहब को बुला कर लाओ, वहां से वापस लाओ, नहीं तो उधर सूबेदार साहब मारे जाएंगे और यहाँ पर हम लोग मारे जाएंगे। जो कोई वहां पर खंदक में कोई आपको जर्मन सिपाही नहीं है, हम लोग के साथ धोखा हुआ है और लेफ्टिनेंट साहब के भेष में यहाँ पर कोई नकली लेफ्टिनेंट साहब पहुंचे हुए हैं। तो वो कहता है ये तो हमारे सूबेदार साहब का आदेश, हम नहीं जा सकते हैं। तो कहता अभी के डेट में अभी समय में सबसे बड़ा अफसर मैं हूं और मेरा आदेश है तुम अभी यहाँ से जाओ। तब उसके आदेश को पा करके वहां से जाता है उसका हजारासी कहां सूबेदार साहब को बुलाने। तभी जब वहां से लहना सिंह जब अपने दोस्त को भेजकर जब अंदर में आता है तो देखता है लेफ्टिनेंट साहब को खंदक में बम फिट करते हुए, बम इधर उधर लगाते हुए। जब ही बम में वो माचिस जलाने जाते हैं अपने बंदूक के बुट से उसको कसकर मारते हैं और वहां पर घायल मूर्छित कर देते हैं और उसको हाथ गोड़ बांध के बैठाते हैं। जब होश आता है
तब कहता है क्या लेफ्टिनेंट साहब, खान साहब मंदिर में कब से जाने लगे जाते में नमाज पढ़ने, और कब से नीलगाय को 2.5 फीट का सिंह होने लगा। जब उसको याद दिलाता है, उसके बाद वहां पर उसको क्या कहते हैं कि लाना सिंह पर भी वो अटैक करता है, वो क्या कहते हैं इसको, लेफ्टिनेंट साहब, और उस अटैक में थोड़ा जख्मी भी हो जाता है। लाना सिंह उसको वहीं पर गोली मार देता है, मतलब उसको खत्म कर देता है। तब वहां पर बोधा सिंह पूछता है कि क्या हुआ, क्योंकि वो बीमार से ग्रसित है, तो उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो कहता है कुछ नहीं, कुछ पागल कुत्ते आ गए थे, उसको हमने मार दिया। उसके बाद उधर से जर्मन सिपाही का हमला हो जाता है, धावा हो जाता है, गोलियां चलने लगती है। ये 8 रहते हैं और वो बहुत ज्यादा संख्या में रहते हैं। तब उसमें से एक सिपाही कहता है कि हम लोग इसका सामना कैसे कर सकते हैं, हम लोग तो 8 ही हैं। तो कहता है हम लोग 8 नहीं है, हम लोग 11 लाख है। तो कहता है कैसे, कहता है 1 सिख 1.25 लाख पर के बराबर होता है। तो 8 सिख का मतलब हुआ 1.25 लाख है। हम लोग अपने जीते जी इसको यहाँ पर आने नहीं देंगे। और यह गोली फायरिंग करने लगता है और उधर से हजारा से जाकर सूबेदार साहब को वापस लाता है। और जर्मन सिपाही जिस तरह से चक्की के 2 पार्ट में गेहूं आटा हो जाता है और दोनों तरह से पीसने लगता है, उस तरह से जर्मन सिपाही का हाल होता है। पीछे से सूबेदार साहब का टीम गोली फायरिंग कर रहा होता है और आगे से लाना सिंह का टीम फायरिंग कर रहा होता है। और दोनों तरफ से गोली के दौरान उसमें अधिकांशतः सिपाही, जर्मन सिपाही क्या करते हैं, मारे जाते हैं, और कुछ वहां से जान बचाकर भाग जाते, जो भी जख्मी से हालत में रहते वो भाग जाते हैं। उस युद्ध में वजीरा से क्या कहते हैं, बोधा सिंह भी घायल होता है। उस युद्ध में सूबेदार साहब भी घायल होते हैं और लहना सिंह भी अच्छी तरह से घायल हो जाते हैं। जब वहां से इसकी गोलियों की आवाज दूर दूर तक के, मतलब क्या कहते हैं, जो कैंप होता है वो कैंप तक पहुंचा था, तो गोली की आवाज के सुनकर के उस लोगों को समझ में आ गया था कि वहां पर धावा बोला गया है। तो दूर वाला जो कैंप रहता है वो जाती है, एम्बुलेंस को सूचित कर देता है। तब तक युद्ध खत्म होता है, तब तक वहां पर एम्बुलेंस भी पहुंच जाता है। एम्बुलेंस में कुछ कम सीट होने के कारण वहां से वो अपने दोस्तों टीम के साथ भेजता है, सूबेदार साहब को, बोधा सिंह और अन्य को भेजता है। और जब इसको जाने के लिए कहता है तो कहता नहीं, आप लोग चलिए और दूसरी एम्बुलेंस भेजिएगा जिसमें मैं बैठकर जाऊंगा। और वहां से सूबेदार साहब, बोधा सिंह वहां से चले जाते हैं। लेकिन वो क्या करता है, जो हजारा सिंह है, हजारा सिंह उसको अपने गोद में लिया हुआ है, बैठा हुआ है, और गोद में लिए हुआ बैठा हुआ हमेशा लाना सिंह को यही प्रतीत होता है जैसे मानो अपने भाई कीरत सिंह के गोद में बैठा हो। और उसके एहसास होता है कि उसके घर के आंगन में जो आम का पेड़ है, उस आम के पेड़ के नीचे बैठा हो। और धीरे धीरे आंख धुंधला होता है और वो अगले दिन मर जाता है। और अगले दिन फ्रांस के न्यूज पेपर में न्यूज छपता है कि 77 राइफल, याद रखेगा, लाना सिंह किस राइफल के सिपाही थे, तो 77 राइफल के जमदार लाना सिंह वीर गति को प्राप्त हुआ। और इस प्रकार से लाना सिंह अपने देश के फर्ज को निभाते हुए, साथ ही साथ प्यार को दिया हुआ वचन को निभाते निभाते वो बेचारे वीर गति को प्राप्त कर जाते हैं। अब इस तरीके से अगर आप कहानी को आराम से याद रखेंगे तो जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा चैप्टर का, A to Z ऑब्जेक्टिव आपको बड़े आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है।